तो वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ काली खाली जगह, दूर दूर तक फैला अंधेरा, कुछ चमकते तारे और बीच में अनंत सन्नाटा। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे स्पेस में कुछ भी नहीं है, जैसे सब कुछ थिन एयर से बना हो। लेकिन असल सच बिल्कुल उल्टा है। यह खालीपन सच में खाली नहीं है। वहां गैस है, डस्ट है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, इनविजिबल रेडिएशन है और सबसे बड़ी ताकत है ग्रेविटी, जो हर चीज को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचती रहती है। यही हिडन मटेरियल एक दिन मिलकर प्लैनेट्स बनाता है, स्टार्स बनाता है और उसी प्रोसेस से हमारी अर्थ भी बनी। करीब 4.6 बिलियन साल पहले आज का हमारा सोलर सिस्टम मौजूद नहीं था। यहाँ कोई सन नहीं था, कोई प्लैनेट नहीं था, कोई ऑर्बिट नहीं थी। इस पूरे रीजन में सिर्फ एक विशाल मॉलिक्यूलर क्लाउड तैर रहा था। यह क्लाउड हाइड्रोजन गैस, हीलियम और डस्ट पार्टिकल से भरा हुआ था। इसका साइज इतना बड़ा था कि उसे लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता था। यह क्लाउड ठंडा था, डार्क था और धीरे धीरे स्पेस में ड्रिफ्ट कर रहा था। बाहर से देखने पर यह बस एक धुंध जैसा पैच लगता था, लेकिन इसके अंदर फ्यूचर स्टार्स और प्लैनेट्स का रॉ मटेरियल छुपा था। समय के साथ इस क्लाउड के अंदर छोटे छोटे डिस्टरबेंसेस शुरू हुए। पास से किसी सुपरनोवा ब्लास्ट की शॉक वेव गुजरी, जिसने इस शांत क्लाउड को हिला दिया। अचानक कुछ हिस्सों में डेंसिटी बढ़ने लगी। जहां डेंसिटी बढ़ी वहां ग्रेविटी मजबूत हो गई। ग्रेविटी ने आसपास की गैस और डस्ट को और ज्यादा खींचना शुरू कर दिया। यह चेन रिएक्शन की तरह काम करता गया। जितना मटेरियल इकट्ठा होता, ग्रेविटी उतनी स्ट्रांग होती जाती। धीरे धीरे पूरा क्लाउड कोलैप्स होने लगा। लाखों सालों तक यह कोलैप्स चलता रहा और सेंटर में मटेरियल जमा होकर बहुत ज्यादा डेंस और गर्म हो गया। इसी सेंटर में एक ब्राइट ऑब्जेक्ट पैदा हुआ, जिसने पहली बार लाइट एमिट की। यह कोई साधारण ऑब्जेक्ट नहीं था, यह हमारा फ्यूचर स्टार था, यानी सन। शुरुआत में यह सिर्फ एक प्रोटोस्टार था, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता गया, अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया। हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगे और ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज हुई। अचानक डार्कनेस के बीच एक तेज चमक पैदा हुई। यह मोमेंट सोलर सिस्टम की असली शुरुआत थी। सन के बनने के बाद भी सारा मटेरियल उसमें नहीं गया। बहुत सारी गैस और डस्ट बच गई, जो उसके चारों तरफ घूमने लगी। ग्रेविटी और रोटेशन की वजह से यह मटेरियल एक फ्लैट डिस्क में फैल गया, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। अगर कोई उस समय वहां होता तो उसे ऐसा दिखता जैसे एक चमकते स्टार के चारों तरफ धूल और धुएं की विशाल रिंग घूम रही हो। यही डिस्क आगे चलकर प्लैनेट्स की फैक्ट्री बनने वाली थी। इस डिस्क में छोटे छोटे पार्टिकल्स लगातार कोलाइड कर रहे थे। शुरुआत में यह ग्रेन्स इतने छोटे थे कि उनका साइज माइक्रोमीटर लेवल का था, लेकिन जब दो पार्टिकल्स टकराते तो स्टैटिक फोर्सेस उन्हें चिपका देती। वे अलग होने की बजाय एक साथ जुड़ जाते, फिर 3 जुड़ते, फिर 10, फिर 1000। धीरे धीरे डस्ट क्लम्प्स बनने लगे। ये क्लम्प्स पेबल बने, पेबल रॉक्स बने और रॉक्स बड़े बोल्डर्स में बदलने लगे। यह प्रोसेस बहुत स्लो था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस था। लाखों साल तक सिर्फ टकराव और जुड़ने का खेल चलता रहा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स बड़े होते गए, उनकी ग्रेविटी भी बढ़ने लगी। अब वे सिर्फ चिपक नहीं रहे थे, बल्कि एक्टिवली आसपास की चीजों को खींच रहे थे। यह स्टेज अक्रीशन कहलाती है। हर कोलिजन से साइज बढ़ता गया। कुछ बॉडीज किलोमीटर साइज तक पहुंच गईं। इन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे वर्ल्ड्स जैसे थे, जो डिस्क में हाई स्पीड से घूम रहे थे। अब टक्करें जेंटल नहीं रही, हर इम्पैक्ट वायलेंट था। एनर्जी रिलीज होती, सरफेस पिघलती, फ्रैगमेंट्स उड़ते, फिर दोबारा जुड़ते। इस केओटिक एनवायरनमेंट में कोई शांति नहीं थी। हर दिशा से ऑब्जेक्ट्स आकर टकरा रहे थे। कभी दो बॉडीज मर्ज हो जाती, कभी टूटकर कई टुकड़ों में बट जाती। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड ग्रोथ का था। जो ऑब्जेक्ट थोड़ा भी बड़ा हो जाता, वह ज्यादा मटेरियल अट्रैक्ट करता और तेजी से बढ़ता। इसी तरह डिस्क के इनर रीजन में जहां टेम्परेचर ज्यादा था, रॉकी मटेरियल डोमिनेट करने लगा। यहीं से फ्यूचर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बनने लगे। इन्हीं टक्करों के बीच एक खास रीजन में मटेरियल तेजी से जमा होने लगा। बार बार की कोलिजन्स ने एक ग्रोइंग मास को जन्म दिया। शुरुआत में वह सिर्फ कुछ किलोमीटर्स का था, फिर 100 किलोमीटर्स, फिर 1000 किलोमीटर्स। हर इम्पैक्ट से उसकी सरफेस गर्म होती गई। काइनेटिक एनर्जी हीट में बदल रही थी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हीट जनरेट कर रहे थे। कुछ ही समय में यह ऑब्जेक्ट इतना गर्म हो गया कि इसका आउटर लेयर पिघलने लगा। यह अब सॉलिड रॉक नहीं रहा, बल्कि मोल्टन लावा का एक विशाल गोला बन गया। यह अर्ली अर्थ का एम्ब्रियो था, लेकिन अभी इसे प्लैनेट कहना जल्दी था। इसका शेप स्टेबल नहीं था। इसकी सरफेस लगातार एक्सप्लोड हो रही थी। स्पेस से एस्टेरॉइड्स आकर टकराते, क्रेटर बनते, लावा बाहर निकलता। हर टक्कर इसे और बड़ा बना रही थी। यह एक फायरबॉल जैसा दिखता,
जो सन के चारों तरफ तेज गति से घूम रहा था। कोई ओशन नहीं, कोई एयर नहीं, सिर्फ ग्लोइंग रॉक और फ्लोइंग मैग्मा। इस समय सोलर सिस्टम का पूरा इनर रीजन डेंजरस बैटलफील्ड जैसा था। कई दूसरे प्लैनेट एम्ब्रियोज भी बन रहे थे, वे भी एक दूसरे से टकरा रहे थे। कभी कभी दो बड़े बॉडीज पास आते और ग्रेविटी की वजह से उनका ऑर्बिट बदल जाता। कुछ सन में गिर जाते, कुछ बाहर फेंक दिए जाते और कुछ मिलकर और बड़े बन जाते। सर्वाइवल का रूल सिंपल था, जो बड़ा है वही बचेगा। छोटे ऑब्जेक्ट्स या तो एब्जॉर्ब हो जाते या डिस्ट्रॉय हो जाते। धीरे धीरे यह ग्रोइंग बॉडी बाकी आसपास के मटेरियल को साफ करने लगी। उसने अपनी ऑर्बिट के आसपास का ज्यादातर डस्ट और रॉक्स अट्रैक्ट कर लिया। उसका मास इतना बढ़ गया कि अब वह क्लियरली एक प्लेनेट बनने की दिशा में था। उसकी ग्रेविटी मजबूत थी, शेप राउंड होने लगा था और इंटीरियर डिफरेंशिएट होने लगा था। हैवी एलिमेंट्स सेंटर की तरफ डूब रहे थे और लाइटर मटेरियल ऊपर आ रहा था। कोर और मेंटल की स्ट्रक्चर बन रही थी, लेकिन अभी भी सरफेस नरक जैसी थी। टेम्परेचर हजारों डिग्री तक पहुंचता था। मोल्टन लावा रिवर्स की तरह बह रहा था। ऊपर से लगातार बॉम्बार्डमेंट जारी था। स्पेस का यह फेज बाद में हैवी बॉम्बार्डमेंट के नाम से जाना गया। हर कुछ समय बाद एक नया इंपैक्ट पूरी सरफेस को फिर से पिघला देता। किसी भी तरह की स्टेबल क्रस्ट बनने की कोशिश तुरंत खत्म हो जाती। यही वो समय था जब हमारी फ्यूचर अर्थ धीरे धीरे अपनी असली पहचान बना रही थी। वह थिन एयर से नहीं बनी थी, बल्कि गैस, डस्ट, ग्रेविटी और काउंटलेस वायलेंट कोलिजन्स के कॉम्बिनेशन से तैयार हो रही थी। अभी ओशंस और एटमॉस्फेयर आने बाकी थे, मून का जन्म भी बाकी था और लाइफ तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन रॉ प्लैनेट अब मौजूद था, मॉल्टन, अनस्टेबल और एनर्जी से भरा हुआ, सन की रोशनी में चमकता हुआ, जैसे क्योस के बीच एक नया वर्ल्ड आकार ले रहा हो। समय के साथ बड़े ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह सेटल होने लगे, छोटी डेब्री कम होने लगी, लगातार टकरावों की जगह धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने लगी। सोलर सिस्टम पहले जैसा बेकाबू नहीं रहा, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। इनर सोलर सिस्टम में अभी भी कई प्लैनेट एम्ब्रियोज भटक रहे थे। ये बॉडीज लगभग मार्स साइज तक की थीं और सन की चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में घूम रही थीं। उनकी ग्रेविटी कभी कभी एक दूसरे को डिस्टर्ब कर देती थी। ऑर्बिट्स क्रॉस हो जाती थीं और फिर अचानक बेहद वायलेंट एनकाउंटर्स होते थे। अर्थ भी इस खतरे